क्या आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? उसकी आवाज पर वो चौंकी, मगर बोली कुछ नहीं, बस एक तवील सांस लेकर रह गई। आमना बेकरारी से आगे बढ़ी और उनके सामने बैठ गई। जवाब क्यों नहीं दे रही? डांटें, कोसें, गालियां दें, मारें, मगर कुछ तो बोलें। आपकी ये चुप मुझे बेचैन कर रही है। वो रो रही थी। मैं इस वक्त सिर्फ ये चाहती हूँ कि बरसों से बनाई इज्जत को तुम जिस बेदर्दी से जाकर मोहब्बत नामी आग में झोंक आई हो, इस आग की तपश को इस दहलीज पर आने से पहले तुम्हें यहाँ से रुखसत कर दूं। तुम्हारी अम्मा जहाँ बीमार हैं, मगर तुम्हारे अब्बा और भाई को जैसे मैंने मुतमिन किया है, मैं ही जानती हूँ। अजमल इस तरह फौरी शादी के हक में नहीं है। वो तो खुद लड़के से मिलकर तसल्ली करना चाहता है। वो तो मैंने अम्मा जहां का हवाला देकर इन दोनों को मुत्तमिन कर दिया कि वो अपनी बीमारी से पहले सब छानबीन कर चुकी हैं। हर रोज ना जाने कितने नवाफिल पढ़ के दुआ करती हूँ कि इस खुफिया शादी की खबर किसी तक पहुँचने से पहले तुम उसके घर से रुखसत हो जाओ। वो कहकर मुंह पर दुपट्टा रखकर सिसक पड़ी। आमना ने उनके पांव पकड़ लिए। अल्लाह की कसम अम्मा, मेरा इरादा और नीयत बिल्कुल साफ थी। मैंने तो उससे कभी चोरी छुपे मिलने का सिलसिला भी नहीं रखा। उसने एक दो बार अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। मैंने उसको बुरी तरह झिड़क दिया था। फिर वो शादी की बात करने लगा। बाइज्जत तरीके से अपनाना चाहता था मुझे। उसकी नीयत अच्छी लगी और वो भी दिल को अच्छा लगा था। मगर मैंने फिर भी उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। वो रोते हुए कह रही थी, वो तो मुंतहा की मौत ने हम सबको तोड़ दिया। खौफजदा हो गई। उस पर आपकी और अम्मा जहां की जिद ने कि उसी जगह शादी करनी है जहां मुंतहा की बात तय हुई थी, ने मेरे अंदर ना जाने कौन सी बगावत भर दी थी। मैं खुद नहीं जानती, पता नहीं कैसे ये सब हो गया। तुम्हारी नीयत थी या नहीं, मगर तुमने वो सब कुछ किया जो गलत है, और गलत काम हमेशा ऐसे ही गैर इरादी तौर पर होते हैं। शैतान ऐसे ही कमजोर लम्हों का फायदा उठाकर अपनी मर्जी का काम ले लेता है। आप मुझे माफ कर दें, बस अल्लाह के वास्ते माफ कर दें। आपकी नाराजगी मुझे सुकून से सोने नहीं देती। माँ का दिल औलाद के लिए बहुत कुशादा होता है। कहीं ना कहीं माफी की गुंजाइश निकाल ही लेता है। मुझसे माफी की बजाय अल्लाह से माफी मांगो। माँ बाप की नाफरमानी से वो नाराज होता है। मेरी माफी से क्या होगा? अगर वो पाक ज़ात ही नाराज हो जाए, उसकी नाराजी ही है कि तुम्हारी सास उस रिश्ते और शादी पर राजी नहीं है। तुम्हारे रिश्ते के लिए आने वाली खवातीन ना जाने कौन है। वो तुम्हें ले जाएगा तो पता नहीं क्या कुछ सहना पड़ेगा, और कब तक। जाओ, मेरी फिक्र छोड़कर अपने आने वाले कल की फिक्र करो और दुआ करो। तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें रोता देखकर कहीं सवाल उनके जहन में जन्म लेंगे, और मैं नहीं चाहती किसी किस्म का शक उनके जहन में आए। उन्होंने संजीदगी से कहा तो आमना आंसू साफ करती वहां से चली गई थी। क्या हो गया है अम्मा? आप ठीक तो है ना? कैसे गिर गई? वो परेशानी से बोलता उनके करीब आया। भाई ने कॉल करके बताया था कि अम्मा बाथरूम में स्लिप होकर गिर गई हैं। वो उन्हें हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर फ्रैक्चर बताए हुए टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया था और 20 दिन का मुकम्मल आराम बताया था। उसके घर आने तक वो भाई के साथ वापस आ गई थी। ये और बात थी, उनकी नाराजगी अब भी बरकरार थी, और नाइमा बड़े बेटे के जरिए उनका उससे यही तकाजा था कि वो उस चोरी छुपे वाले निकाह को फौरन से पेशतर खत्म कर दे, और उनका इसरार बढ़ता ही जा रहा था। इसी बात से बचने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी शॉप पर गुजारने लगा था और रात गए घर आता था। आमना की अम्मी से उसकी 2-3 बार तफसीली बात हुई थी। उन्होंने आखिरी बार जब उसको बुलाया था तो कहा था कि शादी की तारीख लेने जब आए तो अपने भाई भाभी को ही साथ ले आए, और बाप तो वैसे ही उनका वफात पा चुका था। लेकिन माँ अगर नहीं मान रही थी तो उसके ना आने की कोई मुनासिब वजह सोच कर आए, क्योंकि उस दिन आमना के अब्बा और भाई भी मौजूद होंगे। वो हामिद और उसकी बीवी और माँ को साथ लेकर आ गया था। हामिद उसका बेहतरीन दोस्त था। उसकी माँ इस बात के लिए राजी नहीं थी, मगर न जाने हामिद ने उनको कैसे मनाया कि वो बातिल नाख्वास्ता आ गई थी और उन्हें लड़के की खाला के तौर पर मुतारफ कराया गया था। अगरचे मर्दाना और जनाना मेहमान खाने अलग अलग थे, फिर भी सुल्ताना ताई ने ताया और अजमल को बता दिया था कि लड़के की माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, सो लड़के की खाला और भाई तारीख लेने आए हैं। उस दिन तो अम्मा जहां भी आकर बहुत थोड़ी देर के लिए मेहमानों के साथ बैठी थी कि ताया जान ने इसरार किया था, मगर वो शायद दवा के जेरे असर थी कि बस थोड़ी देर ही बैठकर उठ गई थी।
اور وائے قسمت کہ آج ہی اس نے حامد اور اس کی ماں اور بیوی کو بھیجا تھا، اور آج ہی اماں کی ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی۔ جس وقت اسے حامد نے تاریخ ملنے کی خوشخبری سنائی تھی، اس کے بعد اسے بھائی کے ذریعے اماں کے ساتھ ہونے والے حادثے کی اطلاع ملی تھی، تو اس دن کے بعد یہ ان کی پہلی باضابطہ ملاقات تھی، ورنہ تو وہ صبح اماں کو سلام کر کے نکلتا تو رات کی خبر لاتا تھا، وہ بھی یہ جاننے بغیر کہ اس کا سلام سن کر جواب دیتی بھی ہیں کہ منہ پھیر لیتی ہیں۔ نائمہ، اس سے پوچھ کہ اس نے اس غلطی سے چھٹکارا پایا یا نہیں جس نے میری راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے، اگر نہیں تو پھر اس سے کہو ہماری نظروں سے دور ہو جائے۔ نکاہت سے کہتے ہوئے وہ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ نائمہ نے ایک نظر اپنی ساس اور دوسری دیور پر ڈالی۔ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی اس بات کو یہیں پر رہنے دیں، بعد میں بات کر لیں گے۔ وہ نرمی سے بولتا ہوا ان کے قریب آیا اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ماں کا دل تھا لاڈلے کا لمس پا کر گداز ہو گیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اماں جہاں کی پوتی جیسی چراغ لے کر ڈھونڈو تب بھی نہ ملے۔ میری خوش نصیبی کہ انہوں نے اپنے منہ سے مجھے رشتہ کے لیے کہا، میری بد نصیبی کہ میری اولاد ہی میری فرما بردار نہیں ہے۔ لمحہ لمحہ یہ سوچ کر مرتی ہوں کہ اپنی پیر و مرشد کو عمر بھر کیا منہ دکھاؤں گی۔ انہوں نے ایک آس سے کہا، اماں آپ سے تو ایک التجا کی گئی ہے جسے قبول کرنا یا رد کرنا آپ کے اختیار میں ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر ایک رشتہ جوڑ چکا ہوں، اسے کیسے توڑ سکتا ہوں؟ مجھے نہیں، آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ کو لا علم رکھا، آپ کو دکھ ہوا، اس کے لیے میں 1000 بار معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، اور آپ بھی مجھے اسی غلطی کے لیے معاف کر دیں اور اسے قبول کر لیں۔ اس نے التجا کی تو انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسی کوشش میں وہ کراہ کر رہ گئی کہ ٹانگ میں تکلیف ہوئی تھی، وہ ان کو سنبھالنے کو آگے بڑھا۔ نائمہ، اسے کہو یہاں سے چلا جائے، مجھے اس سے یہاں ہونے سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، بے بسی سے ماں اور بھابھی کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نائمہ تعصب سے اپنی ساس کو دیکھ کر رہ گئی۔ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک بھی اپنی ضد سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ یشرا پریشانی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ پچھلی بار جب حسن آیا تھا تو وہ عبدالحنان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا اور آج اجمل لے کر گیا تھا، مگر عبدالحنان کا رویہ دن بدن عجیب اور چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھنٹوں چپ چاپ لیٹا رہتا۔ یشرا خود سے بولتی، کبھی تو اس کی باتوں کو ہاں ہوں میں جواب دے دیتا، کبھی چیخ کر اسے اپنے کمرے اور زندگی سے نکل جانے کا کہہ کر رلا دیتا تھا کہ وہ اس رویے کو کس طرح سب سے چھپائے ہوئے تھی۔ یہ صرف اس کا دل جانتا تھا کہ اس کے گھر والوں کو بھنک پڑنے میں کی دیر تھی کہ وہ بھی اس رشتے کو فوری ختم کروانے پر زور دیتے۔ پھر کل شام سے شجر کی گمشدگی کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ بے تابی سے وہ کبھی آیت کو فون کر کے شجر کے متعلق کچھ پتہ چلنے کی بابت سوال کرتی تو کبھی مومنہ اور فجر کو، مگر کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جائے اور دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ پھر ابھی محت نے کال کر کے اس کو ماں کی ضد اور فرمائش کا بتاتے ہوئے مدد طلب کی تھی۔ اس نے اس کی پریشانی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ اس کو پتا تھا اگر اماں صفیہ تائی ایسا کرنے کا ارادہ کر چکی ہیں تو ضرور ہی اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائیں گی کہ وہ شجر کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، ہر وقت اس کی حرکتوں سے نالاں رہتی تھی اور کئی بار اس بات کا اظہار کر چکی تھی کہ وہ محت کی ضد کے آگے ہار مان گئی، ورنہ وہ اپنی مرحومہ بہن کی نشانی آیت کو اپنی بہو بناتی، اور اب وہ ٹھان چکی تھی تو کیوں کر یشرا کی مان لیتی، جس سے وہ پہلے ہی عبدالحنان کی زندگی میں واپس چلے جانے پر خفا تھی۔ اللہ میاں جی، پلیز پلیز شجر جلدی واپس آ جائے، نہیں تو اماں جی کے گھر کا شیرازہ بری طرح بکھر جائے گا، میرے بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ ہر پل یہی دعا کر رہی تھی۔ فون کی بیل پر وہ چونکی۔ اجمل کی کال تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جلدی میں وہ عبدالحنان کی حال میں ہونے والی ٹیسٹ رپورٹ گھر بھول گئے تھے اور اب ڈاکٹر سے ملنے سے پہلے وہ ان کی تصاویر بنا کر اس کے نمبر پر واٹس ایپ کر دے۔ یشرا نے موبائل بند کر کے میز پر رکھا اور متلاشی نظروں سے سارے کمرے میں دیکھا، مگر عبدالحنان کی فائل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی جو صبح اس نے خود دراز سے نکال کر میز پر رکھی تھی۔ میز کی دراز میں مطلوبہ فائل دیکھتے ہی اس نے طویل سانس لیتے وہ نکالی۔
لی۔ بے اختیار اس کی نظر فائل کے نیچے رکھے ہوئے کچھ کاغذات پر پڑی تو اس نے بلا ارادہ ہاتھ بڑھا کر ان کو اٹھا لیا۔ اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ طلاق کے پیپر تھے۔ تو کیا وہ مجھے طلاق دینے والا ہے؟ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے پیپر زمین پر گر پڑے تھے۔ اس پل اسے اجمل کی کال، عبدالحنان کی فائل، سب کچھ بھول گیا تھا۔ نہیں عبدالحنان، اب کی بار آپ کے ظالمانہ فیصلوں کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی میں، روتے ہوئے اس نے عبدالحنان کو مخاطب کیا تھا۔ بلا آخر صفیہ تائی کی ضد اور آیت کی سازش رنگ لے آئی تھی اور شجر کے اغوا سے تیسرے دن موہد اور آیت بندھن میں بندھ گئے تھے اور نکاح کے بعد ایک فریق اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا اور دوسرے فریق کو لگتا تھا کہ دنیا خالی خالی سی ہے اور وہ ایک منجمد سی کیفیت میں تھا۔ آج ہی تو ان کی شادی کا دن تھا۔ وعدہ کرو کہ شادی والی رات ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر جائیں گے اور اماں جی سے جوتے کھائیں گے۔ اس کے ترنت جواب دینے پر وہ باقاعدہ خفا ہو گئی تھی۔ سچ ہی کہتی ہوں میں، جس کی شادی تم جیسے سڑیل سے ہو اس کو کسی ساس اور نند کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اس کے جل کر کہنے پر وہ بے ساختہ ہنستا چلا گیا تھا۔ تم بھی نہ شجر، اپنی طرز کا ایک انوکھا پیس ہو دنیا میں۔ ہاں تو اب بھی وقت ہے، جان چھڑا سکتے ہو اس انوکھے پیس سے۔ ابھی تو صرف شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے۔ وہ خفا ہی ہو گئی تھی۔ ارے واہ، ایسے ہی جان چھڑا لوں اتنی منتوں، مرادوں اور ترلوں کے بعد؟ اس لیے تمہیں پایا ہے کہ جان چھڑا لوں تم سے؟ اچھا بابا، تمہاری محبت میں جہاں اتنی تکالیف اٹھائی ہیں وہاں ایک اور سہی۔ ٹھیک ہے، چلیں گے شادی والی رات آئس کریم کھانے، لانگ ڈرائیو پر، اور کچھ؟ وہ مسکرا کر اس کے خفا چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ مان ہی جانا تھا تو میرا اتنا خون جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا بھائی، اب اس پر جرمانہ عائد کر دو۔ مجھے پتا ہے جب تم نے اونگی بونگی بات منوانی ہوتی ہے ایسے ہی ناراض ہو جاتی ہو۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ جیسے اس کے اندر اتر کر اس کی ہر سوچ پڑھ لیا کرتا تھا۔ گول گپے کھانے ہیں اب بھی اور اسی وقت، وہ بھی اماں جی سے چوری چھپے، کیونکہ ان کی طرف سے سخت پابندی ہے۔ اوکے، مل جائیں گے۔ آدھے گھنٹے بعد آ کر کچن کے لیفٹ کیبنٹ سے اٹھا لینا۔ سنو، شجر نے اس کو جاتے ہوئے روکا تو موہد نے رک کر اس کا شرارت سے چمکتا چہرہ دیکھا۔ تمہیں یہ تو پتا چل ہی جاتا ہے کہ میں تم سے اپنی کوئی فرمائش منوانا چاہ رہی ہوں، مگر تمہاری محبت پر یقین تب آئے گا جب یہ بھی جان جاؤ گے کہ وہ فرمائش کون سی ہے۔ باپ رے، اس مرحلے تک پہنچنے میں 20-25 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ وہ مصنوعی ڈرنے کی اداکاری کرتا ہوا بولا تو شجر کتنی ہی دیر ہنستی ہی رہی تھی۔ موہد جیسے کسی ٹرانس سے باہر آیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ اندر رکا نہیں تھا، باہر لون میں آ گیا تھا۔ اتنی گھٹن تھی کہ باہر کا خنک موسم بھی اس کی کیفیت کو دور کرنے میں ناکام رہا تھا۔ کہاں چلی گئی ہو شجر؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ سب سچ ہے جو سب گھر والے کہہ رہے ہیں، پھر مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میرا دل کیوں تمہاری حمایت پر تلا ہے؟ ایک بار آ جاؤ شجر، ایک بار آ کر سچ بتاؤ کہ میرے دل کو کچھ تو قرار نصیب ہو۔ نم گھاس کو اپنے پاؤں سے کریدتا وہ مسلسل اذیت سے گزر رہا تھا اور اپنی اس کیفیت کو وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ ایک لمحے کو بھی اس کو اپنے کمرے میں انتظار میں سرشار بیٹھی آیت کا خیال نہیں آیا تھا۔ ہاں سنو، اب تم اس کو چھوڑ دو یا رکھ لو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں رہی۔ میرا آج موہد سے نکاح ہو گیا ہے، اب تم مجھے بھول کر بھی کال کرنے کی غلطی مت کرنا۔ واہ بھائی، نکاح نے تمہاری ٹون ہی بدل دی۔ اب میں سمجھا کہ تم نے مجھے اس فیل کے لیے کیوں اکسایا تھا، اور میں سمجھتا رہا کہ کزن ہونے کے ناطے تمہیں میری بے عزتی ناگوار گزری ہے۔ تم اس پر غصہ ہو۔ اب سمجھ آیا کہ تم نے تو ایک تیر سے دو شکار کر لیے۔ خیر، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، بس اب شجر سے میری شادی تم نے کرانی ہے، کسی بھی قیمت پر۔ سمجھ رہی ہو نا؟ کسی بھی قیمت پر۔ ہاں سمجھ گئی۔ وہ تو آ جائے، ذرا حالات بھی معمول پر آ جائیں، پھر دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی ہتھیلی پر سرسوں جمانے مت لگ جاؤ، اور یاد رہے کہ مجھے خود سے کال مت کرنا۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی اور کوئی اور بات سنے بغیر کال منقطع کر دی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر جس کو اس نے اپنی تدبیر اور محبت سے پایا تھا، پوری طرح محسوس کرنا چاہتی تھی۔ موہد کی زندگی کا حصہ بننا اس کی زندگی کا ایسا خواب تھا جسے اس نے اپنے منصوبے سے پروان چڑھایا تھا، اور اس نے اس کی تعبیر پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ تم غلط تھی شجر،
तुम जो ये कहती थी कि किस्मत में लिखा जरूर मिलता है, तो डियर, किस्मत में मिलने वाली शय की भी हिफाजत करनी पड़ती है, वरना तदबीर से इंसान जो भी चाहे हासिल कर सकता है, चाहे वो कोई चीज हो या फिर जीता जागता इंसान। अब मुझे ही देख लो, कुछ दिन पहले तक कौन कह सकता था कि शादी की तारीख किसी और से तय हो रही है और दुल्हन कोई और बनेगी। मोहब्बत को पा लिया तो एक दिन उसको मोहब्बत भी पा लूंगी। वो दिल ही दिल में शजर से मुखातिब थी। सफिया ताई ही उसे मोहत के कमरे तक छोड़ा गई थी। अभी वो परेशान है, मुझे तुम पर यकीन भी है और उम्मीद भी कि तुम उसे संभाल लोगी। उसको कभी भी गुजरी मोहब्बत का ताना मत देना, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। ताज़ा ताज़ा चोट है, उसको भरने के लिए वक्त दरकार होगा। बार बार की याद दहानी जख्म को हरा रखती है। मैं समझती हूँ अम्मा, वो सर झुकाकर बोली। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अल्लाह जानता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी दूसरी बेटी समझा है। आपी और माजिद भैया की वफात के बाद जब मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी, उसी वक्त दिल में मौसम इरादा कर लिया था कि तुम्हें ही अपनी बहू बनाऊंगी। वो तो हालात ही ऐसे बन गए और मोहत की जिद। खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। खुश रहो, जीती रहो। तवील सांस लेकर वो उठ खड़ी हुई और आयत के सर पर हाथ रखकर वहां से चली गई थी। ये क्या है अब्दुल हनान? उसने दराज से निकलने वाले कागज उसके सामने रख दिए। दिन में मुसलसल रोते रहने के बायस अब भी आवाज भारी सी थी, मगर अब उसके सामने वो बिल्कुल पुरसुकून थी। देख तो लिए हैं तुमने, और मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ, और अपना इरादा फिर भी पूछने का कोई मतलब तो नहीं रह जाता। उसकी तरफ देखे बगैर अब्दुल हनान ने संजीदगी से जवाब दिया। अच्छा, आज यहाँ बैठकर एक बात तय कर ले मुझसे। कुछ लम्हे उसको देखने के बाद वो पूरी तरह अपना मुकदमा लड़ने को मैदान में उतरी। उसके इस तरह कहने पर वो चौंका और खामोशी से उसकी तरफ देखा। अभी कुछ दिन, जब तक आपका ऑपरेशन नहीं हो जाता, आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते, इस बात को यहीं छोड़ दें कि हमने आपकी जिंदगी में रहना है या नहीं। नहीं कहते हुए दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। उस पर सोचना नहीं, बात भी नहीं करनी उसके बाद, और मैंने मुकम्मल सेहतयाब तो कयामत तक नहीं होना। उसकी बात काट कर वो फिर से पहले वाले मूड में बोला। मैं तो कयामत तक आपके साथ हर सूरत में, हर हालत में चलने को तैयार हूँ अब्दुल हनान। वो बेचारगी से बोली। मगर मैं नहीं, उसने फौरन जवाब दिया। मैं इस बारे में सोचूंगी अब्दुल हनान, मैं वादा करती हूँ, मगर आप भी वादा करें कि कम अज कम इस बार अपने हर फैसले में मुझे शामिल जरूर करेंगे, भले वो मेरा फैसला मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। बस एक फेवर ही तो मांग रही हूँ आपसे कि जैसे ही आप अपने मामूल पर आएंगे, हम दोनों बैठकर बात करेंगे इस मसले पर। उसे बहलाने के अंदाज में बोली। अम्मा जहां ने आपके साथ होने वाले हादसे को इतना दिल पर नहीं लिया। अब आपके रवैये और जहनी हालत को दिल से लगाकर बिस्तर से लग गई हैं। मेरा नहीं तो उनका सोच लें। आपका इस वक्त ऐसा फैसला दुख देगा, ये तो सोचिए। और कभी ऐसा ही वो चाहती थी तो मैं राजी नहीं था, और अब जब मैं, वाह मेरे मालिक, तुम भी कैसे और कब दिलों के फैसले बदल दे कोई नहीं जानता। वो दिल ही दिल में सोच रहा था। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर ये तय है कि मेरा ऑपरेशन कामयाब हो या नाकाम, मैं एक माजूर इंसान उम्र भर के लिए जिंदगी से भरपूर एक लड़की को अपने साथ बांध कर कभी नहीं रखूंगा। जोर जोर से कहकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगा था। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा मत करें, ना परेशान हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। युशरा आगे बढ़कर उसकी पीठ सहलाने लगी थी। रात गए तक वो अपने कमरे में आया तो दरवाजा खोलते ही जिंदगी में खामोशी से धर आने वाली वो तब्दीली नए सिरे से रूम रूम में अजियत भर गई। जिसे पिछले कई घंटों से भुलाए वो फकत शजर के लिए परेशान था। सिर्फ यही सोचता रहा था कि वो कहाँ होगी, और दुआएं करता रहा था कि वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। दरवाजा खुलने की आवाज पर गनूदगी में जाती आयत चौंक कर सीधी हुई। कपड़े तब्दील करके सो जाओ। बेड के दूसरे सिरे पर बैठकर जूते उतारता हुआ वो थके हुए लहजे में बोला। उसका ऐसा रवैया ही आयत ने सोच रखा था, फिर भी दिल खुश फहम ने कुछ ख्वाब दिखा ही दिए थे, जिनकी उंगली थाम कर वो उसके साथ काफी दूर तक का सफर तय कर आई थी। सो एक पल को मोहत का रवैया दिल में मलाल की लहर जगा गया। इस वक्त उसके तन पर सजा खूबसूरत शरारा सूट और बड़े दिल से सफिया ताई के साथ जाकर खुद हंगामी बुनियादों पर लेकर आई थी। घर में किसी का भी मूड खुशगवार नहीं था, मगर सफिया ताई नहीं चाहती थी कि उसके दिल में जिंदगी के सबसे अहम दिन के हवाले से कोई शिकवा ना रह जाए। हाँ, मेकअप उसने दिल लगाकर खुद ही किया था।
حالات چاہے جو بھی ہوں، عام لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی اپنے شریک سفر کی طرف سے سراہے جانے کے ارمان موجود تھے، مگر اس کو سلیپر پہن کر تکیا بغل میں دبائے جاتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ موہت رکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی پکار پر وہ رکا تھا، مرا نہیں۔ بے فکر رہو، گھر چھوڑ کر نہیں جا رہا، بہت گھٹن ہے یہاں، اس لیے چھت پر جا رہا ہوں، کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ آیت نے دوسرا تکیا اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ بیرا گرک ہو تمہارا شجر، میرے اس خاص دن پر بھی میرا شوہر مجھے نہیں تمہیں سوچ رہا ہے، لعنت ہو تم پر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے جو سوچا تھا کہ موہت کے ہر رویے کو کھلے دل سے قبول کرے گی، اسے محبت دے گی اور اس کا ہر رویہ سہے گی، مگر آج شادی کی پہلی ہی رات اس کی بے رخی اور بیزاری نے اس کے وجود پر شرارے بھر دیے تھے۔ میں نے تم سے شجر کو تو چھین لیا ہے موہت، جلد ہی اس کی یادیں بھی چھین لوں گی، یہ میرا وعدہ ہے، تم سے اور خود سے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے وجود کو زیورات کے قید سے آزاد کرتی اپنے آپ سے وعدہ کر رہی تھی۔ اماں جہاں بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا ہے ہمارے گھر کو، کیسی حالت ہو گئی ہے، آپ کسی بد نظر نے سب کچھ تلٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، آپ کی حالت سنبھلنے میں آ رہی ہے، نہ ہی گھر کے بگڑتے حالات۔ نڈھال اور بالکل خاموش بیٹھی اماں جہاں کافی دنوں بعد غنودگی کی کیفیت سے باہر تھی، مگر بہت ہی تھکی تھکی سی، مگر سلطانہ تائی کو اتنا ہی غنیمت لگا تھا کہ وہ آمنہ کی شادی بلکہ رخصتی کے لیے تاریخ طے کر چکی تھی، بس اماں جی سے رسمی اجازت درکار تھی، سو آہستہ آہستہ ساری صورتحال کہہ سنائی۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، کال کر کے ہماری طرف سے مریم اماں جی کی طبیعت پوچھ لینا۔ یشرا بتا رہی تھی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، پروگرام ملتوی کرنا پڑا، اور ہاں عنایت بی کے گھر پھل وغیرہ بھجوا دینا ہماری طرف سے، عبدالحنان کے پاس جانا چاہ رہے تھے ہم، لیکن اتنی سی دیر میں تھک گئے، داد دے دو ہمیں، ہماری طبیعت پھر سے خراب ہو رہی ہے۔ اتنی سی بات میں ہی ان کی سانس پھولنے لگی اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ سلطانہ تائی نے کمرے سے باہر نکل کر زور زور سے اجمل اور آمنہ کو آوازیں دینا شروع کی۔ اپنے کمرے سے یشرا گھبرائی ہوئی نکلی تھی۔ کیا ہوا تائی جان، خیریت تو ہے؟ یشرا جلدی کرو، اماں جہاں کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا ایسی حالت میں ان کو کیا دوا دینی ہوتی ہے، اجمل نے کچھ کہا تو تھا مگر مجھے پریشانی میں یاد نہیں رہا۔ وہ اس کے ساتھ تیز تیز چلتے ہوئے اماں جہاں کے کمرے کی طرف آتی ہوئی بولی۔ یشرا نے تیزی سے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے میز سے بی پی آپریٹس اٹھایا اور اماں جہاں کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی تھی۔ تم؟ صفیہ تائی کی نظر اس پر سب سے پہلے پڑی تھی۔ پہلے پہل تو ان کے دماغ نے اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر چند لمحوں بعد جب حقیقت کا ادراک ہوا تو چیل کی تیزی سے بڑھ کر اس کے پاس آئی۔ آ گئی تم؟ بس 4 دن ہی رکھ سکا وہ تمہیں، دعویٰ تو بڑے بڑے کر کے گئے تھے، وہ نفرت سے بولی۔ تائی، میں، اماں جی کہاں ہیں؟ مجھے اماں جی کے پاس جانا ہے۔ حالات و واقعات کی چکی میں پسی ہوئی شجر سے تائی کا یہ انداز برداشت نہ ہو سکا تھا، وہ تو ویسے ہی بھوک، ڈر، خوف اور اب تک کئی خدشات سے لڑتے ہوئے اتنی نڈھال تھی کہ اسے اماں جی کی پرشفقت گود کی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت تمہیں جانا بھی وہیں چاہیے، ابھی تو کسی نے ناشتہ بھی نہیں کیا، بڑی مشکل سے سب معمول کی طرف آئے ہیں، تو صبح صبح میں ان سب کو یہ خبر نہیں دینا چاہتی، ابھی کچھ دیر وہیں اماں جی کے کمرے میں ہی رہنا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اماں جی کے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولی۔ کچن میں سدرا چچی کے ساتھ مومنا اور فجر تھی۔ آئین کو انہوں نے خود ہی ابھی جگایا نہ تھا، انہوں نے شکر کیا کہ ابھی جز وقتی ملازمہ کی آمد نہیں ہوئی تھی، اور اماں جی جب سے شجر غائب ہوئی تھی اپنے کمرے سے نکلتی ہی نہ تھی۔ یا اللہ، اب یہ مصیبت کیوں واپس آ گئی؟ اس کی آمد اب زیادہ دیر چھپنے والی نہیں، مجھے سب کو بتانا ہوگا۔ ویسے بھی یشرا کے ابا نے آج پھر تھانے جانا ہے، مالک میری مدد فرما۔ موہت نے میری بات مانی ہوتی تو کل ان کو اسلام آباد بھجوا دیتی، وہ بڑبڑاتی ہوئی منصوبے بناتی کچن کی طرف بھاگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ آیت نے کھولا تھا۔ کیسی ہو میری جان؟
खुश रहो, जीती रहो। शजर को भूलकर वो फिलहाल आयत को गले लगाए खड़ी थी। फिर आगे बढ़कर उन्होंने खिड़कियों से पर्दे हटाए। तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। मोहत वाक के लिए चला गया होगा नमाज के बाद। तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता उसकी रूटीन को। वो कस्तन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी। जी आप चलें, मैं तैयार होती हूँ। और मोहत तो रात यहाँ सोया ही नहीं। वो थोड़ा सा रुकी और फिर आईने के सामने जाकर अपने रेशमी बालों पर कंघा करते हुए बोली तो सफिया ताई के माथे पर सिलवटें नमूदार हुई। यहाँ नहीं था तो फिर कहाँ गया? कहाँ सोया वो? मैंने खुद उसे कमरे की तरफ आते देखा था, वो तशवीश से बोली। हाँ वो आया तो था रात कमरे में, चंद मिनट बामुश्किल ठहरा होगा। मुझे सोने का कहकर अपना तकिया उठाकर चला गया था, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा और ब्रश वापस सिंगार मेज पर रख कर उनके करीब आई। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना, सब देख लूंगी। अभी पहले ये सब कुछ कबूल करना बहुत मुश्किल होगा। हमें ऐसी हालत में उसका ख्याल रखना है, उसका साथ देना है। वो यही घर में ही होगा। आप कुछ भी मत पूछिएगा इस हवाले से। उसने हमेशा की तरह उनको नई राह दिखाई थी। ठीक है, मुझे तुम्हारी समझदारी पर पहले भी कोई शुबा नहीं था और अब भी यकीन है कि तुम अपनी समझदारी से उसे अपनी तरफ माइल कर लोगी। वो एक तवील सांस लेती हुई बोली। आयत मुस्कुराई। सफिया ताई का एक पल को जी किया कि उसे शजर की वापसी का बताए, मगर कुछ सोचकर उसे जल्दी तैयार होने का कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी। नाश्ते की मेज पर सब ही थे। बहुत दिन बाद हस्बे मामूल जिन खवातीन की नाश्ता बनाने की बारी थी वो नाश्ता बनाकर मेज पर लगा चुकी थी और सफिया ताई की कोशिशों से आज वो सब आ गए थे, वरना नाश्ता तो बनता ही था। कोई करता था कोई नहीं। अम्मा जी तो उसी दिन से अपने कमरे में रहती थी। हर वक्त आबाद रहने वाले लाउंज की वीरानी को देखकर कलेजा मुंह को आता। फजर कभी मोमना के पास जा धमकती तो कभी अम्मा जी के पास। मोमना बहुत मसरूफ रहने लगी थी कि वो घरदारी में पूरी तरह दिल लगाने की कोशिश कर रही थी। सो उसकी बारी ना भी होती काम की, फिर भी सिद्रा चची, अम्मा जी, सफिया ताई सबको खुश करने में लगी रहती। अम्मा जी अफसुर्दा सी तस्बीह किए जाती या खामोश लेटी कुछ सोचती नजर आती। ऐसे में फजर को आज मामूल के मुताबिक सब कुछ देखकर जरा ढाढ़स हुई थी। हाँ, सजी संवरी आयत बहुत चहक रही थी। बार बार खाने के मुख्तलिफ चीजें उठाकर मोहत के आगे रखती। वो पता नहीं खुश थी या खुश नजर आने की अदाकारी कर रही थी। मोहत बहुत खामोश था। आज थाने चलना है, एक डेड बॉडी मिली है, उसकी शनाख्त के लिए बुलाया है। बड़े ताया जिन्होंने नाश्ता बराए नाम किया था, चाय की प्याली पर नजर जमाए नहायत संजीदगी से बोले तो जो जहां था वहीं थम गया था। फजर का चेहरा जर्द पड़ गया था। उसने अपनी बेसाख्ता निकलने वाली चीख को मुंह पर रख कर रोका था। मोमना ने हरासा होकर सबको देखा। आयत का चेहरा स्पॉट था, जबकि मोहत की सांसें जैसे थम गई थी। सबके तासुरात पड़ती हुई ताई सफिया के माथे पर सिलवटें उभर आईं। ऐसे खुशकिस्मत हम कभी नहीं रहे, उन्होंने सर झटक कर कहा तो सब ही इस गैर मुतवक्का बात पर बुरी तरह चौंके। मतलब क्या है इस बात का? बड़े ताया ने नागवारी से अपनी निसफ बेहतर को देखा। मतलब ये कि उन्होंने सबको देखते हुए अपनी बात में ड्रामाई वक्फा दिया। वो वापस आ गई है घर। कौन घर आ गई है? बड़े ताया पहले बेजारी से बोले, फिर बिजली की सी तेजी से अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। कौन घर आ गई है? उनके लहजे में गुस्सा धार आया था, वही जो इस वक्त बड़े ठुस्से से खत फेंक के गई थी। और अब दुख देने इस खबीस ने हरी झंडी तो आ गई वापस। अम्मा जी के कमरे में है, पता तो है। अब भी जो झूठी सच्ची सुनाएगी सब यकीन करेंगे। उनकी भी बहुत हमायती हैं इस घर में। मगर सफिया ताई की बात मुकम्मल होने से पहले ही सवाए आयत के वो सब अम्मा जी के कमरे की तरफ दौड़ पड़े थे। आयत ने बेसाख्ता सफिया ताई की तरफ देखा, गोया मदद तलब कर रही हो। दूसरा, उसको मोहत का सबसे पहले अम्मा जी के कमरे की तरफ जाना बुरी तरह खुला था। वो अब भी उसके दिल में पूरी शान से विराजमान थी। आयत जानती थी, मगर क्या होता जो उस पर वो एक लम्हे को रुककर नई नवेली दुल्हन के बारे में सोचकर थम जाता। सोचे और जज्बात तो क्या ही थमते जब वो कदम ही ना रोक पाया। फिक्र मत करो, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आयत चौंकी। सफिया ताई ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा, आओ चलें अम्मा जी के कमरे में, देखें तो क्या कहती है बेगैरत। आप जाएं, मैं इस वक्त उसे नहीं देखना चाहती। आयत उनसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। सफिया ताई ताज्जुब से उसकी तरफ उस वक्त तक देखती रही जब तक वो उनकी नजरों से ओझल ना हो गई। फिर गहरी सांस लेकर अम्मा जी के कमरे की तरफ चल दी थी। श्श,
आहिस्ता बोलो, शोर मत करो। बड़ी मुश्किल से सोई है, नींद की गोली दी है उसे। उन सबको एक साथ कमरे में देखकर अम्मा जी चौंकी नहीं थी, मगर सबके मुंह एक लम्हे के लिए जरूर बंद हो गए थे, जो कई सवाल पूछने के लिए खुले थे। बाहर चलो तुम सब लोग, मैं वहीं आ रही हूँ। उन्होंने सोई हुई शजर पर चादर दुरुस्त की और अपनी चप्पल पर पहनते हुए बोली। कुछ बोलने की कोशिश करते हुए ताया ने लब भींच लिए। मोहत की प्यासी नजरें उसके चेहरे का तवाफ करने लगी। फजर और मोमना बेहद खुश, जबकि सफिया ताई और बड़े ताया के अलावा बाकी सब लोगों के चेहरों पर हैरानगी का तासुर था। बहरहाल इस घर में अम्मा जी का हुक्म हरफे आखिर होता था। सब ही लाउंज में आकर बैठ गए और बेचैनी से अम्मा जी का इंतजार करने लगे। वो भी शायद ये बात जानती थी, इसलिए उन्होंने भी आने में मजीद ताखीर नहीं की थी। मुझे मालूम है तुम सब लोग वो कुछ जानने के लिए बेचैन हो जो मुझे शजर ने बताया है, वो बैठते हुए बोली। मुझ पर तो अपनी बच्ची को सही सलामत बाइज्जत वापस देखकर सजदाए शुक्र वाजिब हो गया है। मैं उस पाक जात का हर सांस के साथ शुक्र बजा लाऊं तब भी नाकाफी है। उसने हमारी इज्जत रख ली और मेरी बच्ची की इज्जत भी महफूज रही। उनकी तमहीद पर सफिया ताई ने बाकायदा पहलू बदलकर अम्मा जी के मुंह से अदा होते अल्फाज के साथ साथ वो मोहत के चेहरे का बदलता रंग और कल रात होने वाले अपने फैसले पर पछतावा महसूस कर सकती थी। ताहम जितना वो मुझे बता पाई है उससे मुझे तो यही लगा है कि वो लोग जो भी थे वो किसी और के धोखे में हमारी बच्ची को ले गए थे और पता चलने पर वो मतलूबा लड़की नहीं है, उसे वापस छोड़ गए हैं। उसे जहाँ रखा गया वहाँ सवाए एक नकाब पोश के ना कोई आया ना गया। वो भी दिन में 2 बार सिर्फ खाना देने के लिए आता था और शजर के 1000 पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया कि वो कौन है, उन्होंने उसे क्यों अगवा किया है। आज सुबह ही उस शख्स ने कहा कि वो उसे वापस छोड़ने जा रहा है, इसलिए वो किसी शोर या गड़बड़ से गुरेज करे। उसने शजर की आंखों पर पट्टी बांधी और यहाँ से 3 स्टॉप छोड़कर एक सुनसान जगह पर छोड़ गया। उसके पास तो टैक्सी का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। अपनी बेशकीमत अंगूठी देकर वो टैक्सी पर यहाँ पहुंची है। मेरे परवरदिगार का लाख करम है कि हमारी बच्ची सही सलामत हमारे पास है, मगर वो ठीक नहीं है अभी। इतने दिनों की परेशानी और खौफ ने उसकी ज़हनी हालत अजीब कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि घर का हर फर्द उसकी हर मुमकिन दिलजोई करके उसे वापस जिंदगी की तरफ लाने में मेरी मदद करेगा। उसने जो कुछ बताया मैंने लफ्ज ब लफ्ज आप सबके गोश गुजार कर दिया। मेरी दरख्वास्त है कि इस नाखुशगवार हादसे का ना इस घर में जिक्र हो ना शजर के सामने। फिर भी अम्मा जी कोई निशानी, कोई ऐसा सुराग जो वो बता सके ताकि हम इन जालिमों को सजा दिलवा सकें, ताकि कल हमारी या किसी की बच्ची के साथ ऐसा नीच ना हो। इसलिए उससे तफसीली बात करना जरूरी है। बड़े ताया जो कुछ देर कबल शजर की खबर मिलने पर गुस्से में थे, अब जरा ढीले पड़कर बोले, नहीं बेटा, हमें हमारी बच्ची से मतलब है, वो अब हमारे पास है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी जो लोग ऐसे काम करते हैं वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ते। तुम अपने दोस्त डीएसपी साहिब का शुक्रिया अदा करते हुए उनको मुनासिब लफ्जों में बता देना। अम्मा जी का अंदाज 2 टोक और कती था। अच्छी कहानी है, तो इस खत क्या हुआ जो वो फेंक कर गए थे? सफिया ताई ने तंजन कहा। बस करें अम्मी, शजर को झूठ बोलने की क्या जरूरत है, वो यकीनन सच कह रही है। मोहत के इस तरह कहने पर सफिया ताई जल ही तो गई थी। हो सकता है वो खत भी उसी लड़की के घर वालों के लिए छोड़ा गया हो जिसको वो लोग असल में अगवा करना चाहते थे और गलती से हमारी शजर को ले गए। अम्मा जी ठीक कह रही हैं। हमारे लिए अहम यह है कि हमारी बहन बाहिफाजत बाइज्जत घर वापस आ गई है, वो भी इस सूरत जब बाहर किसी को पता भी नहीं चला, वरना बरसों में बनी इज्जत लम्हों में खाक हो जाती। इस बात को यही दफन कर दें। लड़की जात से जुड़ी मामूली बात भी उसकी आने वाली जिंदगी में बड़े बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। अयान ने संजीदगी से कहा। अयान ठीक कह रहा है, मालिक शजर समेत हर बच्ची का नेक नसीब करे। अम्मा जी आपने सुबह सिर्फ चाय पी थी, अब नाश्ता कर लेना चाहिए आपको। सिदरा चच्ची उठते हुए बोली। अम्मा जी ने फीका सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया।
सिदरा चची मौका की नज़ाकत को देखते हुए मोमना और फजर को अम्मा जी के नाश्ते और दोपहर के खाने की हदायत देते हुए बाहर निकल गई। ठीक है अम्मा जी, फिर इजाजत, मैं डीएसपी साहिब से मिलकर आता हूँ। अयान और बड़े ताया भी इजाजत लेते हुए उठ खड़े हुए। तुम्हारी छुट्टी कब तक है? उन्होंने बिल्कुल खामोश बैठे मोह से पूछा। कल से ज्वाइन करना है, वो नजरें झुकाए झुकाए बोला। चलो फिर शाम में मिल बैठकर वलीमे का प्रोग्राम सेट कर लेते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मोहत ने अजियत से आंखें मीची। इस बात को कसम लगाए बैठा था। बड़े ताया ने वो याद दिलाकर उसे जैसे बरज़ख में धकेल दिया था। पहले तो तुमने मजीद छुट्टियां लेने और दुल्हन को कहीं ले जाने और घुमाने से मना कर दिया कि घर में परेशानी है। अब जब परेशानी पता नहीं गई है या आई है तो तुम मजीद छुट्टियां लो और आयत को कहीं लेकर जाओ। सफिया ताई परेशानी पर जोर देकर कहती हुई उसके पास आई। मत भूलो कि तुम अब एक घर बार वाले हो और अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ है। जाओ अपने कमरे में और घर के मसले मसाइल हमारे लिए छोड़ दो। वो मजीद उसको वहां बैठे रहना नहीं देना चाहती थी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है मेरे बच्चे, जाओ अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो, अम्मा जी शफकत से बोली। मोहत ने जख्मी नजरों से उनको देखा और बादल नाख्वास्ता उठ गया। उसके जाने के बाद अम्मा जी ने एक तवील सांस ली। अयान उठकर उनके करीब आया और बिल्कुल पास बैठ गया। आप खुद ही तो कहते हैं कि सब कुछ वैसे होता है जैसे हमारी तकदीर में लिख दिया है। वो मालिक कायनात जानता है कि कब कैसे क्या करना है और किसके साथ करना है। इसी में ही उसकी कोई हिकमत और मसलहत छुपी होती है। आपको दोनों तरफ का महाज संभालना है, मोहत को भी समझाना है और शजर को भी हकीकत फेस करने की हिम्मत देनी है। शुक्रिया मेरे बच्चे, मुझे इस वक्त ऐसी ही किसी ढार्स की जरूरत थी। दुआ करना कि मैं इस आजमाइश में पूरी उतरूं और अपने बच्चों को उनकी दिली खुशी के साथ जिंदगी गुजारता देखूं। युशरा को फोन करके बता दो कि वो वहां परेशान बैठी है। शोहर को उस हाल में छोड़कर रोज रोज आना मुमकिन नहीं, मगर मैं जानती हूँ कि उसका दिल हर वक्त यहाँ के मसले मसाइल में अटका रहता है। मैं जरा शजर को देख लूं, वो उठते हुए बोली। तो अयान सर इस बात में हिला कर रह गया था। शुक्र मेरे मालिक, मुश्किल से मुश्किल दिनों में भी अच्छी खबर देकर तुम इस मुंजमद जिंदगी के जमूद को तोड़ देता है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। दूसरी तरफ मोमना से शजर की वापसी की खबर सुनकर युशरा ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया। वो कैसी है मोमना, ठीक तो है ना? उसने बेताबी से पूछा। दूसरी तरफ मोमना ने सुबह का सारा वाकया मनो अन कह सुनाया। उसका आना, अम्मा जी का सबको बुलाकर इस बारे में बात करना और यह कि अभी उनमें से किसी की शुक्र से बात नहीं हो पाई है। अम्मा जी ने उसे सुकून की दवा देकर सुला दिया था। अब वो पहली फुर्सत में अम्मा जी की हदायत के पेश नजर उसको बता रही थी। क्या होता मोमना अगर घर वालों ने मोहत के निकाह में जल्दी ना की होती? शजर को पता चलेगा तो क्या गुजरेगी इस पर? और मोहत की हालत तो तुमने मुझे बताई ही है, वो यासिया से बोली। किस इंसान की किस्मत में उसको अगले लम्हे क्या दिखाने वाली है? अगर कबल अज वक्त पता चल जाए तो वो इंसान नाखुशगवार लम्हों को अपनी जिंदगी में आने ही ना दे और कुछ तदबीर करे। उनकी किस्मत में भी यही लिख दिया गया होगा। आपकी अम्मी की ख्वाहिश है कि कल या परसों मोहत के वलीमे की तकरीब रखी जाए और उसके बाद मोहत और आयत कहीं घूमने चले जाएं। इन हालात में यही बेहतर होगा शायद। मोमना की बात सुनकर वो तवील सांस लेती हुई बोली। घर में सब कैसे हैं? अम्मा जी की तबीयत अब कैसी है? और अब्दुल हनान भाई का ऑपरेशन कब तक मुतवक्का है? दुआ करो मोमना, एक के बाद एक इम्तिहान दोनों घरों को दरपेश हैं। पता नहीं हमें गुनाहों की सजा है ये या अल्लाह हमारा ज़र्फ आजमा रहा है। अम्मा जहाँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। अब्दुल हनान हैं तो अपने इलाज के हवाले से अजीब से रवैये का मुजाहिरा कर रहे हैं, जैसे अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद को अब खो बैठे हों। ना मेरी बात पर तवज्जो देते हैं, ना डॉक्टर से तामुन पर आमादा हैं। वो तो ऑपरेशन के लिए भी रजामंद मुश्किल से हुए हैं, वो भी अम्मा जहाँ के इसरार पर। मगर टांग का जख्म अभी ऑपरेशन की इजाजत का मुतहम्मिल नहीं। हाँ, इन मुश्किल भरे दिनों में ताज़ा हवा के झोंके की मानिद ये खबर भी है कि आमना की शादी मुतवक्का है, बिल्कुल करीबी दिनों में। जासिया से बोलते हुए आखिर में उसने अपना लहजा कस्तन नाखुशगवार बनाया। अरे वाह, बहुत अच्छी खबर है ये तो। कहाँ और किससे? मोमना ने खुश होकर पूछा। तफसील तो मुझे भी नहीं पता मोमना, तुम जानती तो हो कि दोनों घरों के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है।
अम्मा जी के घर हर आमो खास की बात हर फर्द को बताकर और पूछ कर की जाती है। वहाँ रहते हुए तुम्हें अंदाजा हो गया होगा और यहाँ का माहौल भी मुझसे बेहतर जानती हो कि जरूरी से जरूरी बात भी ऐन वक्त पर पता चलती है, खवा वो उसी मुतलका शख्स के हवाले से क्यों ना हो। रात सुल्ताना ताई हमारे कमरे में आई थी तो अब्दुल हनान को बताया कि अम्मा जहाँ ये रिश्ता बहुत दिन पहले तय कर चुकी थी। वो तो हालात ऐसे हो गए कि फौरी शादी का ना सोचा जा सका, मगर अब लड़के वालों का सादगी से रुखसती का तकाजा है और ताया जान और अम्मा जहां भी यही चाहती हैं। चले जहां और जिससे भी हो, पाक परवरदिगार उसका नसीब अच्छा करे और उसे अज़दवाजी जिंदगी का सुख और दोनों जहां की खुशियां अता फरमाए, आमीन। कल अब्दुल हनान का डॉक्टर के पास विजिट है। कोशिश करूंगी उसी दौरान अम्मा जी के पास चक्कर लगाऊं और शजर से भी मिल लूं। उड़कर आने को दिल कर रहा है इस वक्त, मगर अब्दुल हनान की तबीयत और अम्मा जहां की हालत मुनासिब नहीं लगता कि सुल्ताना ताई और अम्मा के सरे सारी जिम्मेदारी सौंप कर खुद मेके से के लिए निकल जाऊं। ठीक कहा आपने युशरा, यकीनन आपकी सोच बहुत अच्छी है। अम्मा जहां के घर में आप जैसी मामला फहम और सुलझी हुई सोच वाली बहू की जरूरत थी। अल्लाह पाक आपके और हमारे घर की मुश्किलात आसान फरमाए। मैं इंतजार करूंगी आपका। मुमना ने चंद रस्मी जुमलों के बाद कॉल मुनक़ता कर दी। हसन युशरा की दरख्वास्त के पेश नजर अब हफ्ते में एक चक्कर अब्दुल हनान के पास लगा लिया करता था और उसकी आमद वाकई अब्दुल हनान के मूड पर अच्छा खुशगवार असर डालती थी। इस वक्त भी वो दोनों बैठक में थे। युशरा मोबाइल रखकर सुल्ताना ताई के पास किचन में मदद की गर्द से आ गई थी। मोहत, मुझे घर आए पूरा एक दिन गुजर गया और तुम अब आ रहे हो, और मुझे तो गुजरे इन 3 दिनों में पता चला कि मैं तुम सबसे, इस घर से, यहाँ बसने वालों से कितनी मोहब्बत करती हूँ। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, शजर भाग कर उस तक पहुंची और बेताबी से उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। मोहत का दिल कट कर रह गया और अम्मा जी ने बेसाख्ता आंखें चुरा ली थी। और तो मुझे ताई जान की डांट तक याद आई थी। अम्मा जी की शफकत भरी गोद, फजर से लड़ाई, ताया जान की प्यार भरी नसीहत का एक एक पल मेरे लिए इन मुश्किल हालात में नजात का जरिया था। उसका हाथ पकड़े उसे सोफे तक ले आई, उसे बैठाकर खुद उसके पास ही बैठ गई। मोहत मुस्मराइज सा खींचा चला आया था। पता है मोहत, इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ, फिर भी मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि वो मुझे महफूज रखेगा। उसने जिंदगी में कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया, तो वो इतने बड़े इम्तिहान से मुझे नहीं गुजारेगा। मुझे यकीन था, फिर तुम सब की मोहब्बतों का मान था मेरे पास कि जो कुछ भी हो जाए, जिंदगी के हर दुख सुख में मेरे अपने मेरे साथ खड़े होंगे। और देख लो, मेरे अल्लाह ने मेरा गुमान नहीं तोड़ा, मेरी उम्मीद कायम रखी। शजर, अम्मा जी ने बेसाख्ता उसे टोका। जी अम्मा जी। वो बेसाख्ता उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। बेटा, अब तुम घर आ गई हो, मालिक के करम से। तुम भी हो और इस घर के मकीन भी, तो ये सब बातें तो चलती रहेंगी। तुम्हारा खाना मोमना रख कर गई है, ठंडा हो रहा है, पहले खा लो फिर बात कर लेना। बस अम्मा जी, आप सबसे मिलने की खुशी इतनी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ मोहत, इकट्ठे खाना खाएं। कितने दिन से कुछ खाया ही नहीं, सवाए पानी के चंद घूंट हलक में उतरे हैं। फिर बाहर चलकर सबसे मिलते हैं। इस हादसे ने मेरा प्यार सबके लिए जैसा दुगना कर दिया है। मैं सबको देखना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। वो एक बार फिर मोहत को सोफे से हाथ पकड़कर उठाती अपने साथ अम्मा जी के बेड पर आ गई, जहां अभी कुछ देर कबल ही मोमना खाने की ट्रे रख गई थी। अम्मा जी के दिल से बेसाख्ता आह निकली। मालिक, ये कैसी आजमाइश है, मैं इसमें से कैसे गुजरूंगी, कैसे बताऊं शजर को मोहत और आयत की शादी के बारे में। मोहत का बुझा बुझा तारीख चेहरा अलग उनका दिल चीर रहा था। तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें मेरे आने की जरा भी खुशी नहीं हुई? उसकी मुसलसल चुप पर वो चमक कर बोली तो मोहत ने बेइख्तियार एक तवील सांस ली, एक नजर अम्मा जी को देखा और उससे मुखातिब हुआ। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे वापस आने से हम सब बहुत खुश हैं। बाज दफा हमारी जिद हमें बहुत सी मुश्किलात से हमकनार कराती है। हो सकता है तुम उस दिन पार्लर ना जाती तो शायद ये सब कुछ ना हुआ होता। वो अजीब से अंदाज में बोला। शजर का नवाला की तरफ बढ़ता हाथ वहीं रुक गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता।
तो वैसा हो जाता। ये सब तो हम इंसानों के अपने दिल की तसल्ली के ऐसे हीले बहाने हैं, वरना होना तो वही होता है जो कातिबे तकदीर दर्ज कर चुका होता है। अम्मा जी ने यासियत से कहा। लेकिन मोहत को मेरी किसी बात पर एतराज ना हो, ऐसा तो होना नामुमकिन है। अब ये कैसे हो सकता है कि अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे अहम दिन पर मैं फजर या आयत से लिपा पोती करा लेती, जिनको अभी तक खुद लिपस्टिक लगाना तक नहीं आती। वो तो कम वक्त ना जाने किसको उठाने आए थे और किसी और की गलत फहमी में मुझे उठा के ले गए और हमारा सारा प्रोग्राम और प्लानिंग्स चौपट कर दी। चलो इस बार तुम्हारी मान कर तुम्हें खुश कर दूंगी और फिर घर पर ही तैयार हो जाऊंगी अपनी किसी फ्रेंड को बुलाकर। अब ये लटका हुआ मुंह ठीक करो और खाना खाओ मेरे साथ, जरा अच्छे नहीं लग रहे। वो अपने मखसूस अंदाज में बोली तो मोहद ने खुद पर बामुश्किल जब्त किया। मैं खा चुका हूँ, तुम खाओ, बाकी बातें बाद में। उसके बाद वो रुका नहीं था, कमरे से बाहर चला गया था। इसको क्या हुआ अम्मा जी? मुकर्ररा तारीख पर उसकी शादी नहीं हुई तो मेरी भी तो नहीं हुई ना। मैं कोई रो रही हूँ इसकी तरह? हालांकि कितने मुश्किल हालात से गुजर के आई हूँ मैं। आज नहीं तो कल हो जाएगी शादी भी। वो उसी मगन अंदाज में पूरी रुगबत से खाना खाते हुए अम्मा जी से मोहत के गुमसुम रवैये का शिकवा कर रही थी। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ देर उनके पास बैठने और उनकी तबीयत कुछ बेहतर देखकर उसने कुछ सोच कर कहा, इस एक बात के अलावा जो मैं सुनना नहीं चाहती, हर बात कर सकते हो। तुम्हारी इस बात पर मेरा जवाब जो कल था वो आज है। मैं घर से भागी हुई लड़की को बहू नहीं बना सकती, ना ही मेरी जिंदगी में वो इस घर की दहलीज पार कर सकती है। उनका लहजा दो टोक और नाराजगी से भरपूर था। ठीक है, तो यही जरूरी बात करनी थी बस। वो फीका सा मुस्कुराकर उठा और उनके हाथ का बोसा लेकर बाहर निकल गया। अनायत बी ने बेसाख्ता गहरी सांस लेकर दिल ही दिल में उस आवारा लड़की से बेटे की जान के छुटकारे की दुआ की। वो होंठ चुबाता हुआ किचन में नाइमा के पास चला आया। क्या हुआ? क्या कहा अम्मा ने? चूल्हा बंद करते हुए उसने बेताबी से पूछा। बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी, वो अफसुर्दगी से बोला। फिर अब क्या करोगे? आने वाले जुम्मे को रुखसती का दिन तय हुआ है भाभी। आमना के घर वालों के भी अपने मसाइल हैं, वो भी जल्द अज जल्द रुखसती चाहते हैं। यहाँ अम्मा भी अपनी जिद पर अड़ी हैं और उसको किसी तौर पर यहाँ लाने के लिए राजी नहीं है। अभी तो एक दोस्त से किराए के मकान के लिए बात की है, फिर देखते हैं क्या होता है। आप तो साथ चल रही हैं ना रुखसती वाले दिन? जरूर चलूंगी, अगरचे मेरे इस कदम से मेरा अपना घर दांव पर लग सकता है, मगर मैं जानती हूँ ना तुम्हारी नीयत गलत थी ना इरादा। बस अम्मा ने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया है और तुम्हें अपने भाई का तो पता ही है, वो वही सुनना और देखना पसंद करते हैं जो अम्मा चाहती हैं। मगर फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो एक ना एक दिन वो मान जाएंगी। वो मुस्कुरा कर बोली। शुक्रिया भाभी, आपने मुझे कभी बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे अब पता चल रहा है कि आपके मुश्किल दिनों में किसी के तसल्ली भरे अल्फाज पर शफकत लहजा आपको कितना मजबूत कर देता है। अरे मेरे भाई, शर्मिंदा मत करो। मैंने तो तुम्हारे भाई को भी कायल करने की बहुत कोशिश की। बस मैं तो उस लड़की के लिए परेशान थी जो सारी कश्तियां जलाकर तुम्हारे साथ यहाँ तक आई, और मैं नहीं चाहती कि अम्मा की जज्बाती बातों और जिद के बाद तुम उसका साथ छोड़ दो। नाइमा, अनायत बी की आवाज आते ही नाइमा जी अम्मा आई कहती किचन से बाहर चली गई और उसको भाभी की बातों से एक बार फिर जज्बाती सहारा मिला था और अम्मा के मायूस कुन रवैये के बाद उसने खुद को एक बार फिर मजबूत तसव्वुर कर लिया था। ताईजान, मेरी प्यारी ताईजान। उनको देखकर वो भागकर इतनी बेताबी से उनसे आ लिपटी कि एक पल को सफिया ताई खुद साकत रह गई। मैं तो जानती ही नहीं थी, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि गुजरे इन 3 दिनों में आपका कहा गया एक एक लफ्ज याद किया मैंने और हर पल खुद से वादा किया कि बस शजर, बहुत सता लिया ताईजान को, अब जैसा वो कहें वैसा ही करना है। वो उनसे अलग होती हुई बोली। जीती रहो। बेसाख्ता उनके मुंह से निकला। युशरा, कैसी हैं आप? और हमारी दुल्हा भाई? खुशी से चहकती हुई वो अब सफिया ताई के पीछे आने वाली युशरा से मिल रही थी, मगर ना जाने क्या हुआ कि युशरा उसके गले लगते ही फूट फूट कर रो दी थी।
अरे अरे युशरा डियर, लगता है मुझे इस घर में सबसे ज्यादा मिस आपने किया। मुझे देखिए कैसे इतने बड़े हादसे को गोलगप्पों वाले खट्टे पानी की तरह खुशी खुशी पीकर आपके सामने खड़ी मुस्कुरा रही हूँ। वो सब मेरे लिए भी बहुत डरावना और बहुत खौफनाक और जानलेवा था। मैं इतनी रोई कि अपनी पूरी जिंदगी में नहीं रोई हूँ, मगर मेरे इस आजमाइश से गुजर जाने की खुशी इस मुश्किल पर हावी हो गई है। मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ और बस चाहती हूँ कि आप सब मुझे वो सब भूलने में मेरी मदद करें। उसके तसल्ली देने पर युशरा ने अपने आंसू पोंछते हुए सर हिलाया। ये बताओ तुम कैसी हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी ना उन्होंने? तुम्हारा रोना और हमारी दुआएं ही परवरदिगार की बारगाह में कबूलियत पा गई। वाकई हमें वो नाखुशगवार दिन भूलकर इस एहसास से खुशी होने की जरूरत है कि तुम हमारे साथ हो, हमारे पास हो। युशरा कसदन मुस्कुराई। वैसे अम्मा जी, मैं हमेशा ये चाहती थी कि मेरी शादी खूब धमाकेदार किस्म की हो, हल्ला गुल्ला एडवेंचर ऐसा हो जो हमेशा याद रह जाने वाला हो। देखिए तो कैसा एडवेंचर हो गया, मगर मैं खुद इस एडवेंचर में बुरी तरह फंस गई। काश कि मैंने जिस तरह आप सबको याद किया, पल पल सबकी मोहब्बत को महसूस किया, मैं इन एहसासात को देखकर और महसूस कर सकती जब आप सबको मेरे इगवा की खबर मिली होगी। तुम और तुम्हारी ये अजीब हसरतें, दुश्मन पर भी वो कयामत खेज घड़ियां ना गुजरें जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम पर गुजरी। युशरा अजीब से अंदाज में बोली। अम्मा जी भी उसकी बेतुकी बात पर सर झटक कर रह गई। मोमना और फजर तो भागते दौड़ते मुझसे 2-3 बार मगई हैं। आज किचन में सिदरा चची के साथ उनकी बारी है, मगर ये आयत मोहतरमा किधर गुम है? एक बार भी नहीं आई। मामू के घर तो नहीं गई, वरना ये कैसे हो सकता है कि वो मुझसे ना मिलने आती। उसने रोए सखन सफिया ताई की तरफ मोड़ा, जो अम्मा जी के पास बेड पर उनके बिल्कुल सामने सर झुकाए खामोश बैठी थी, जबकि वो और युशरा सोफे पर थी। सफिया ताई ने फैसला कुन अंदाज में सर ऊपर उठा लिया। अम्मा जी का दिल एक लम्हे को डूब कर उभरा था। अम्मा जी ने लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने एक नजर अम्मा जी पर डालकर गर्दन मोड़कर शजर से ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या ताईजान, क्या नहीं बताया अम्मा जी ने मुझे? वो नासमझी से उनको देखकर बोली। अम्मा जी मुल्तजी नजरों से सफिया ताई को देख रही थी और युशरा ने धड़कते दिल के साथ शजर का हाथ मजबूती से थाम लिया था। जो लोग तुम्हें अगवा करके गए थे, उन्होंने घर वालों यानी हमारे लिए एक तहरीर भी छोड़ी थी। फिर उन्होंने मनोअन वो तहरीर उसी अंदाज में सुना दी। शजर अब भी कुछ ना समझी थी। कुछ अरसे पहले तक तुम्हारे नाम पर नामालूम खत और तहाइफ का सिलसिला चलता रहा था। अब हमने अगर ये समझा कि ये सब तुम्हारी आइमा पर हुआ है, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। सो कल शादी के मुकर्ररा दिन पर जब लोगों की तरफ से बाज पुरस होने लगी बारात के फंक्शन के हवाले से कि माइयों का फंक्शन हमें अम्मा जी की तबीयत खराबी का बहाना बनाकर मुलतवी करना पड़ा था, बारात के लिए क्या करते, कहाँ जाते? घर की बात घर में रह जाए और तुम्हारे इस तरह चले जाने का शुभी किसी को ना चलने पाए। हमने चंद करीबी लोगों की मौजूदगी में मोहत और आयत का निकाह कर दिया। अब तुम आ गई हो, इस हकीकत को जितनी जल्दी मुमकिन हो कबूल कर लो। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। कल शाम तक इन दोनों का वलीमा मुतवक्का है। उम्मीद है तुम खुले दिल से ये सब कबूल करोगी। बहुत आराम से ये सब कहकर वो उठ खड़ी हुई। उम्मीद है कि तुम अब इस बात का ख्याल रखोगे कि मुहद अब शादीशुदा है, और जहां तक मेरा ख्याल है, तुम पर यह दिन तुम्हारी बेवकूफ़ियों और बेतुकी ख्वाहिशात की वजह से आया है। और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और जो नहीं सीखता वो फिर जिंदगी के सफर में खाली हाथ रह जाता है। उन्होंने उसके पास आकर नसीहत की, उसके सर पर हाथ फेरा और जैसे आई थी वैसे ही चली गई थी। युशरा में इस वक्त शजर का सफेद पड़ता चेहरा देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मगर उसने अपने हाथ में दबे उसके हाथ को सर्द पड़ता महसूस किया था। अम्मा जी? काफी देर बाद उसके मुंह से सरगोशी की सूरत निकला, फिर उसका सर लड़क कर युशरा के कंधे से टिक गया। इतने बड़े हादसे के बाद मजबूती से कदम जमाए रखने वाली शजर जिंदगी का ये जोरदार धमाका सह नहीं पाई थी। शजर, मेरी बच्ची। अम्मा जी की आंखों से दर्द आंसुओं की सूरत बह निकला था। ये मुझसे क्या हो गया? बालों में दोनों हाथों की उंगलियां फंसाए वो अजियत की इंतहा पर था। उसका चेहरा, उसका लहजा, उसकी बातें सब चीख चीख कर कह रही थी कि वो सच कह रही है। वो आज वैसी ही सादा और मासूम है जैसी कल थी। ओह अम्मा, आपने
अपनी ममता का कैसा खराज वसूल किया मुझसे कि 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। क्यों मैं एक कागज के टुकड़े पर लिखी झूठी तहरीर के बहकावे में आ गया। उसके सामने ठाठे मारता समंदर था, उसके अंदर भी, जिसमें सवालात का एक तलातुम बरपा था। जब उसे पता चलेगा तो वो तो शायद मर ही जाएगी। उसको तो इस घर से इतना प्यार मिला कि वो सोच भी नहीं सकती कि उसके पीछे वही उस पर जान निशावर करने वाले उसके प्यारे उसके दिल की दुनिया उजाड़ देंगे। मेरे अल्लाह, उसने शजर की इस तकलीफ को पूरी शिद्दत से महसूस किया था। क्या अब पूरी जिंदगी ऐसे ही किलसते और तड़पते गुजरेगी? इस सोच के आते ही वो इस्तरारी तौर पर खड़ा हो गया। उसका दिल किया कि हमेशा के लिए खुद को समंदर की गहराइयों के सुपुर्द करके हमेशा के लिए पुरसुकून हो जाए, क्योंकि आगे जो जिंदगी वो जीने वाला था उसके सामने मौत उसे एक आसान रास्ता लग रही थी। वो उनके सीने पर सवार थी, उसके बोझ से ज्यादा उनका दम उसके हाथ में मौजूद बोतल थी, जिसमें से सुर्ख रंग का मशरूब वो उनके मुंह में जबरदस्ती उंडेलने वाली थी। खौफ से उनकी आंखें फट गई और सांस कहीं हलक में दब कर रह गया था। इस मशरूब को जानती हैं ना आप? आपसे ज्यादा भला कौन जानता होगा इस कातिले जहर को, जिसे पिलाकर आप लम्हों में हंसते खेलते लोगों को अजियतनाक मौत की भट्टी में धकेल देती हैं। वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कह रही थी। वो उसे रोकना चाह रही थी, मगर उनकी आवाज उनका साथ देने से कासिर थी। वो कहना चाहती थी कि वो उनके ऊपर से हट जाए, पर जुबान थी कि साथ नहीं दे रही थी। अगर मैं ऐसा ना करूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस मौत की तकलीफ कैसी होती है, जो जबरदस्ती किसी पर मुसल्लत कर दी जाती है। उसने मजा लेने अंदाज में कहा, फिर मुसलसल उनकी तरफ देखते हुए उस बोतल का ढक्कन खोलकर बोतल को उनके लबों से लगा दिया। उन्होंने होंठ भींच लिए। वो मशरूब उनके बंद होंठों से फिसलता हुआ गर्दन तक चला गया। उन्होंने नफी में सर हिलाकर गोया उससे आंखों ही आंखों में इल्तिजा करने की कोशिश की थी। बेबसी का आलम था जिसने उनकी आंखों को पानी से भर दिया था। उसने दूसरा हाथ बढ़ाकर उनके दोनों गालों को जोर से भींचा। दर्द से उनकी आह निकल गई। अगले पल वो गाढ़ा सुर्ख महलूल उनके हलक में उतर गया था। जहर की तरह कड़वा सयाल उनकी जुबान के साथ साथ हलक को भी जला रहा था। यकीनन वो जहां जहां से गुजर रहा था वहां वहां उनको आग भड़कती महसूस हो रही थी। अब वो उनके सीने से उतरकर बिल्कुल पास बैठी, उनकी तकलीफ का मजा लेते हुए मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रखकर इस अजियत को रोकना चाहा। उनकी आंखें बाहर को उबल आई। वो अपनी मौत की इस तकलीफ को पूरी शिद्दत से महसूस कर रही थी। वो जान कुनी के आलम में थी। मुंतहा उनके मुंह से निकला और उसके साथ ही उनकी आंख खुल गई। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। यकीनन वो ख्वाब देख रही थी, मगर बेदार होने के बाद उनकी कैफियत वही थी। उनकी तकलीफ वैसी थी जैसी उन्होंने अभी ख्वाब में बर्दाश्त की थी। कुदरती नींद तो अरसा हुआ ख्वाब हो गई थी। दवाइयों के जरिए आने वाली मसनूई नींद भी वो कुछ अरसे से उनके हमरा थी। हर बार वो उनकी अजियतनाक मौत का नया तरीका सोच कर आती थी। गले को मसलते हुए वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। बस मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि अपनी मरहूमा बहन की बच्ची को हमेशा अपने पास रखूं, और फिर मेरे मालिक का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे ये दिन दिखाया। जहां तक बात है शजर की, वो भी हमारी अपनी बच्ची है। उसका भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो होगा। आप चले ना, दुल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें बनवाएं और खाना ठीक तरह से खाया ना आपने। वो सफिया ताई थी जो मोहत के वलीमे में खानदान के लोगों को मुत्तमिन करती फिर रही थी, क्योंकि जो करीबी थे वो तो सब बच्चियों से वाकिफ थे और जानते थे कि मोहत की शादी शजर के साथ हो रही थी। माइयों का फंक्शन अम्मा जी की तबीयत की वजह से मुलतवी हो गया था। इसी वजह से रुखसती सादगी से की गई थी और फिर वलीमे में सबको बुलाया गया था, मगर शजर की जगह आयत को दुल्हन बने बैठा देखकर खुद बुद्ध तो सबको ही लगी थी। अम्मा जी बहुत चुपचाप और नढाल सी थी और वलीमे में शिरकत भी बराए नाम कर पाई थी। यूं खानदान वालों के नजदीक एक बात तो सच साबित हो गई थी कि अम्मा जी वाकई बीमार थी। कुछ ऐसे ही सवालात और जवाबात सिद्रा चच्ची और
खानदान के दूसरे अफराद को भी लोगों को देने पड़ रहे थे, मगर वो सब ये बात जानते थे कि लोग बस कुछ देर ही एक मौजू पर बात करेंगे, फिर बात को अपने मतलब के मानी पहना देंगे। सो घर का हर फर्द तहम्मुल से ही लोगों के सवालात के जवाबात दे रहा था, और वाकई लोग मुतमिन हुए या नहीं, अब सब खाने की तरफ मुतवज्जा थे। ये आयत कैसे यहाँ? शजर की शादी नहीं थी और शजर नजर नहीं आ रही। मोमना और युशरा भाभी भी बहुत मसरूफ हैं। उनसे पूछिए कि ये क्या मामला है। कुछ ऐसे ही हैरत का इजहार आमना की तरफ से भी हुआ था, जो सुल्ताना ताई के साथ अभी अभी वलीमे की तकरीब में पहुंची थी। बेटों की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश में माँ बाप बेहद बेचारे क्या क्या नहीं करते, क्या कुछ नहीं देखना सहना पड़ता इनको। अब तो किसी बात से हैरत ही नहीं होती, बस वो मालिक मेहरबान हम सब के ऐबों की पर्दापोशी करे और हर बेटी का नसीब अच्छा करे। सुल्ताना ताई का लहजा बेतासुर था। वाकई उनके घर में जो हालात गुजरे थे उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। आमना भी उनकी बात पर शर्मिंदा सी हो गई। उसी पल मोमना ने उनको देख लिया और उसी तरफ चली आई। अम्मा जहाँ क्यों नहीं आई ताई अम्मा? उनकी तबीयत कैसी है अब? दोनों से मिलने और सलाम दुआ के बाद वो बेताबी से बोली, वो ठीक नहीं है बेटा, ना ही उनकी हालत ऐसी है कि ज्यादा देर बैठ सके। उनकी शफा याबी की दुआ किया करो और आकर किसी रोज मिल जाओ उनको। तुम तो शादी के बाद अपना घर ही भूल गई हो। परवरदिगार उन पर अपना करम करे। मैं जल्द आऊंगी ताई अम्मी, बस मसरूफियत कुछ ऐसी ही रही, पिछले दिनों के चाहने के बावजूद भी ना आ सकी। और खैर से आमना को रुखसत करने की तैयारियां हैं, युशरा बता रही थी, रुखसती पर तो आना है ना हमने। मोमना मुस्कुरा कर बोली। आमना ने उसकी बात के जवाब में सर झुका लिया था, जबकि सुल्ताना ताई फीका सा मुस्कुरा कर चुप रही। आप लोग खाना खाएं, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। मोमना, शजर नहीं आ रही और फजर भी कुछ चुप चुप सी है, बल्कि एक बार के बाद वो मुझे नजर ही नहीं आई दोबारा। मोमना आमना की बात पर चौंक कर मुड़ी। हाँ, शजर का तो तुम्हें पता है कि वक्त बेवक्त उल्टी सीधी चीजें खाती रहती है। रात ही फूड पॉइजनिंग हो गया उसको। फजर बस थोड़ी देर को आई थी, अब उसके पास है। उसने झूठ घड़ा। और ये आयत दुल्हन मेरा मतलब है। सुल्ताना ताई की तंबीही नजरों ने उसके सवाल को रोक दिया। ये बातें बाद में होंगी आमना, अभी जरा मेहमानों को देख लूं। अम्मी जान और सफिया ताई अकेली हैं, नरमी से कहकर वो दूसरी तरफ भाग गई। तुम बाज नहीं आई? सुल्ताना ताई का लहजा संजीदगी लिए हुए था। क्या तुम्हें नहीं पता कि टो लेना सख्त नापसंद किया गया है? वो मजीद नागवारी से गोया हुई। बाखुदा अम्मा, मेरा मकसद टो लेना नहीं था। शजर और मोहत भाई की आपस में दिली वाबस्तगी और रिश्ते को मद्देनजर रखते हुए जहन में ऐसे सवाल आए थे। वो आहिस्ता से बोली। सुल्ताना ताई ने हंकारा भरने पर इक्तफा किया था। अम्मा जी, मेरी जान, मेरे बच्चे, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। अम्मा जी इस पर झुकी और कुछ पढ़कर फूंकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अम्मा जी, आप फिक्र मत करें। वो आहिस्ता से उठकर बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गई। शजर, तुम उठ गई? कैसी तबीयत है अब? कमरे का दरवाजा खोलकर फजर अंदर आई। उसे बैठा देखकर बेताबी से बोलती उसके पास आई। ठीक हूँ फजर, लेकिन आप दोनों को इस वक्त फंक्शन में होना चाहिए था। ताई जान का इकलौता बेटा है मोहत, उनकी खुशी में शरीक होना चाहिए, और शायद अपनी हालत की वजह से मैं आप दोनों को यहाँ रोक कर एक बार फिर ताई अम्मा को दुख देने का बाइस बन गई हूँ। उसकी आवाज भराई। शजर, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, मैं चाहने के बावजूद ये सब होने से रोक ना सकी। अम्मा जी के यासियत से कहने पर शजर सीधी होकर बैठी। अम्मा जी, मेरी प्यारी अम्मा जी, मेरी जान भी आप पर कुर्बान। मैं जानती हूँ आपकी मोहब्बत को, मैं ये भी जानती हूँ कि आपने वाकई अपनी पूरी कोशिश की होगी, लेकिन आप खुद ही तो कहती हैं कि जो हमारे वक्त का हिस्सा ना हो, फिर सारी दुनिया भी जोर लगा ले, हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा होता ही नहीं। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ना माफी मांगने की। मैं तो पूरी रात रो रो कर ये दुआ करती रही कि मालिक मेहरबान मुझे इतना ज़र्फ और हिम्मत दे कि मैं इस हकीकत को कबूल कर सकूं। मैं इस फंक्शन में शरीक होकर ताई अम्मा और मोहत को बता सकूं कि किस्मत में यही लिखा था, सो होकर रहा। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, लेकिन मैं क्या करूं अम्मा जी, ऐसा सोचने से ही मेरा दिल फटने लगता है। मुझे उन पर नहीं, खुद पर गुस्सा है। मैं क्या करूं? मैं उनको कैसे बताऊंगी कि शजर हासिद नहीं है, ना ही कम ज़र्फ।
उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा। फजर ने उसे गले से लगा लिया। नहीं शजर, तुम ना हासिद हो ना कम ज़र्फ। तुम जैसी खूबसूरत सोच और अनमोल दिल वाले लोग तो दुनिया में रहे ही कहाँ हैं। तुम कुछ भी सोचकर खुद को मत थकाओ। हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। फिर वक्त भी तो है ना, बड़े से बड़े जख्म पर मरहम रख देता है। शाबाश, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, ठीक है ना? फजर अपने आंसू पोंछती हुई उससे अलग हुई तो सू सू करती शजर ने इस बात में सर हिलाया था। अम्मा जी, वो जितना भी खुद को बहादुर जाहिर करे, है तो नाजुक से एहसासात की मालिक, जिसने अपनी उम्र की 19 बहारों में गम का नाम सुना और पढ़ा है। अब यके बाद दिगरे ये सब कुछ जो उस पर गुजरा है वो सह नहीं पाएगी। आप उसे चंद दिन के लिए मेरे साथ मेरे घर भेज दें। आमना की शादी भी है और फिर उसके बाद मैं वहाँ खुद को बहुत अकेला महसूस करूंगी। उम्र भर कोई किसी और जगह या किसी और के घर नहीं रह सकता, लेकिन कुछ दिन उस घर से दूर रहना इस वक्त शजर को भी जज्बाती सहारा देगा और मोहत भी अपनी जिंदगी में सेट होने की कोशिश करेगा। वरना मैंने देखा है कि शजर के अंदर जितना भी दर्द है वो अपने आप को संभाले हुए है। मगर मेरा भाई युशरा की आंखों में नमी उतर आई। अम्मा जी, वो मर्द होकर टूट गया है। उसकी जिंदगी के सबसे अहम दिन पर उसे देखकर मेरा दिल कट कर रह गया है। जब मैंने उसकी खाली वीरान आंखें और जज्बात से आरी चेहरा देखा, शायद उसने ये सोचकर आयत को कबूल किया कि जब शजर बेवफाई कर सकती है तो वो क्यों नहीं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता। मगर अब शजर की जुबानी सब कुछ सुनकर, उसको दोबारा देखकर उसकी सोई हुई मोहब्बत तो जाग गई है। उसे खो देने और उस पर एतबार ना करने का मलाल भी उसको हो गया है। वो दोनों जब तक एक दूसरे के सामने रहेंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा बच्चे। अब इस घर के हालात कभी भी वैसे नहीं हो सकते जैसे पहले थे। पता नहीं मेरे बच्चे अब कभी दिल से खुश हो पाएंगे या नहीं। काश तुम्हारी माँ ने जिद ना की होती। वो तो जैसे इंतजार में थी कोई भूल चूक हो और वो इस रिश्ते को तोड़कर अपनी मनपसंद जगह पर रिश्ता जोड़ ले। शजर की जिद में उसने अपने बेटे के दिल की खुशी को भी फरामोश कर दिया। अब जो हो गया सो हो गया अम्मा जी। परवरदिगार का कोई भी काम मसलहत के बगैर नहीं होता। बस हम इंसान उसका फहम नहीं रखते। ऐसा होना इस घर के नसीब में था, सो होना था वो हो गया। वो आगे बेहतरी और आसानी लाएगा इंशाल्लाह। शजर की किसी और अच्छी जगह शादी हो जाएगी। हो सकता है वो शख्स उसके लिए मेरे भाई से ज्यादा बेहतर हो। मोहत भी संभल जाएगा। अभी तो चोट नई नई है, इसलिए ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। अम्मा जी ने हंकारा भरा। फिर आपका क्या ख्याल है कि मैं कुछ दिन शजर को ले जाऊं अपने साथ? मैं घर से ही ये सब सोच कर आई थी। ठीक है, मैं उससे पूछ लूं, फिर तुम्हें बताती हूँ। इससे मैं खुद बात कर लूंगी अम्मा जी। उम्मीद है वो मेरी बात मान जाएगी। वैसे भी इन हालातों वाकयात ने उसे बहुत समझदार बना दिया है। युशरा के कहने पर अम्मा जी ने सर हिला दिया। फिर कुछ सोचकर वो चौंकी। युशरा, तुम्हारा देवर अजमल, उसका कुछ सोचा सुल्ताना ने या नहीं? जो आप सोच रही हैं मैंने भी वैसा ही सोचा था। मगर एक दिन सुल्ताना ताई ने बातों ही बातों में बताया कि वो अपने भाई की बेटी को बहू बनाने में दिलचस्पी रखती हैं। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि अपनी बच्ची को अपने घर बार का करके हंसता बसता देखूं। इंशाल्लाह अम्मा जी, युशरा ने अम्मा जी को तसल्ली दी थी। वो इस तरह एक दूसरे को अपने सामने देखकर साकत रह गए थे। फजर उसे जबरदस्ती छत पर खींच लाई थी, जो उनकी शरारतों के मंसूबों का मरकज थी। वो घंटों यहाँ बैठकर बातें करती। चांदनी रातों और सर्दियों की नरम गरम दोपहरों में यही बैठकर लूडो की बाजी लगाई जाती। तो कभी कैरम की, कभी आइसक्रीम के मजे उड़ाए जाते, तो कभी माल्टे और आम ज्यादा कौन सी पार्टी खाएगी के मुकाबले होते। उसका दिल थोड़ा बहल जाएगा, यही सोचकर फजर उसे यहाँ लाई थी और उसे बैठाकर वो कुछ खाने पीने को लाने और युशरा और मोमना को बुलाने का कहकर गई थी। शजर 14वीं के चांद को खाली नजरों और खाली दिल के साथ देख रही थी। जब वो ऊपर आया था 2 दिन से अंदर की घुटन को निकालने और अपने मलाल का मातम मनाने की सबसे मुनासिब जगह उसे यही लगी थी। जब वो दिन और रात का बेशतर हिस्सा गुजार रहा था। इस वक्त भी वलीमे से वापसी पर कपड़े तब्दील किए बगैर वो ऊपर आया था। दिलो दिमाग उस पल जिस अजियत का शिकार थे, उसका वहद हाल उसे यही नजर आया कि वो खुली फिजा में अकेला कुछ देर लंबे लंबे सांस ले सके। मगर आते ही वो साकत रह गया था। शेरवानी
के ऊपर के बटन खोलने की कोशिश करते हाथ वहीं थम गए थे। शजर सीधी हो बैठी, अगरचे उसको देखकर दिल एक बार फिर डूब कर उबरा था, मगर मोहत की तो आंखें भर आई। वक्त ने कितनी दूरियों को मिलाकर उनके बीच ला खड़ा किया था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो दोनों खामोश थे और दिल में कहने को लाखों बातें थी, मगर जुबान में सकत ना रही थी उनका इजहार कर सके। उफ शजर, तुम बोल बोल कर थकती नहीं हो? फजर सही कहती है कि शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद तुम्हारे कानों और दिमाग का सख्त इम्तिहान शुरू होगा। तो मेरे भाई, मेरा मुखलसाना मशवरा है कि शादी से 1-2 माह पहले मकवी ग़िज़ाओं का, ख़ुसूसन बादामों की खुराक का पूरा कोर्स ज़रूर कर लेना। उसे इस तरह चुप देखकर मोहत को फजर की कुछ अरसे पहले कही गई एक बात याद आ गई थी। पता है मोहत, जब तक तुम मुझे खुद अपनी शादी का जोड़ा दिलाने नहीं ले जाओगे, मैं कोई और लिबास नहीं पहनूंगी। भाई बात है सीधी, मानना है तो मानो, वरना अपना रास्ता नापो। उफ मेरे अल्लाह, तुम्हारी ये बेतुकी और ऊट पटांग फरमाइशें ना मेरी जिंदगी को कितना मुश्किल बनाने वाली है, अंदाजा हो रहा है मुझे। मायूं से 2 दिन पहले उसने उसकी फरमाइश सुनकर सर पीट लिया था। गुजरे वक्त की खूबसूरत यादें थी जो अब सिर्फ यादें ही रह गई थी। इन खट्टी मीठी दिल फरेब लड़ाइयों ने अब कभी भी उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना था। शजर की आंखों के साथ दिल भी जलने लगा। मोहत होले होले कदम बढ़ाता हुआ उसके मुकाबिल वाली कुर्सी पर जैसे थक कर बैठ गया था। कैसे हो मोहत? उसने बामुश्किल खुद पर काबू पाकर पूछा। उसे खुद पर हैरत हो रही थी कि वो कितनी बहादुर थी और वो बहुत कुछ सह सकती थी। जब ही तो मजीद गोया हुई, शादी मुबारक हो। मोहत, आवाज जरा सी लड़खड़ाई थी। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ शजर? उसकी आंखें सुर्ख और लहजा भराया हुआ था। तुम बहुत अच्छी हो शजर, यकीनन बहुत बहादुर और हिम्मत वाली थी कि इस हकीकत को मान भी लिया और अब बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए मुबारकबाद भी दे रही हो। मैं ऐसी हिम्मत कहाँ से लाऊं? ऐसा कयामत का जिगरा कि तुम्हारी बेगुनाही भी रोजो शब की तरह वाजिया हो और मैं फिर भी अपनी जिंदगी की साथी के तौर पर तुम्हें नहीं किसी और को देखूं। 2 दिन में से जब जब ये सोचता हूँ तो मेरी सांसें थमने लगती हैं। पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? उसने अपनी दिलगीर आवाज में कहा कि शजर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो, मगर उसके कहने को अब कुछ भी ना बचा था। यही उसके दिल की आवाज भी थी और जो वो कह रहा था। मगर मैंने फैसला कर लिया है, मैं आयत को तलाक दे दूंगा। तुम मेरे साथ? नहीं। शजर ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। उसकी ऐसी हालत शजर को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर ऐसी बात भी वो गवारा नहीं कर सकती थी। नहीं मोहत, मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। मैं भी इसी राह की मुसाफिर हूँ जिसके तुम हो, मगर ये भी सच है कि इस शादी को अगर उस पल रोक सकते थे तो वो भी तुम ही थे। तुम पर किसी ने गन पॉइंट पर यह निकाह नहीं पढ़वाया था। अब तुम चाहते हो कि एक गलत कदम के बाद दूसरा गलत कदम उठाओगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम गलत हो। उस शादी से हम 3 लोग मुतासिर हुए हैं, लेकिन जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हम तीनों संभल जाएंगे। मगर अब जो तुम कह रहे हो उसके बाद न जाने कितनी मजीद जिंदगियां मुतासर होंगी और फिर वो न जाने संभाल भी पाए या नहीं। इस खानदान को एक गहरा दुख मेरी जात के सबब मिला, चाहे इसमें मेरा कसूर था या नहीं। पर हकीकत तो यही है ना, अब किसी और बड़े गम का सबब मैं नहीं बनना चाहूंगी, वो भी दानिस्ता। दिल दर्द से चला रहा था, मगर उसके चेहरे पर कतईयत थी और लहजे में मजबूती। मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा। उस घर ने मुझे मोहब्बत, एतमाद, सुकून सब कुछ दिया। मैं इन सब एहसानात को नहीं लुटा सकती, मगर मैं इनको दुखी, जिल्लत और रुसवाई भी नहीं दे सकती। ये हकीकत है कि दुनिया का कोई भी मर्द इस दिल में तुम्हारी जगह शायद कभी ना ले सके। मगर यह भी सच है कि ताई अम्मा को मुझसे हज़ार इख्तलाफात हों, भले वो मुझे कभी भी बहू ना बनाना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे एक माँ की कमी कभी नहीं महसूस होने दी। जिंदगी गुजारने का हर अच्छा बुरा तरीका मैंने उनसे सीखा और मैं अपनी माँ को कैसे इतना बड़ा दुख दे सकती हूँ। उसकी आवाज भर आई। काश वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोच लेती जैसा तुम सोच रही हो। वो यासियत से बोला। कोशिश करना मोहत कि अब हम दोनों के दरमियान ये मौजू कभी ज़ेरे बहस ना आए। दुआ करूंगी कि परवरदिगार तुम्हें सुकून दे। तुम भी मेरे लिए दुआ करना। कहकर वो अपनी कुर्सी से उठी थी। उसी पल मोमना, युशरा दोनों ऊपर आई, मगर इन दोनों को मुकाबिल देखकर चौंक गई थी। तुम यहाँ हो मोहत?
अम्मी तुम्हें नीचे पूछ रही थी, युशरा ने उसे जताया। मैं भी उसको यही कह रही थी। युशरा के जिंदगी के इस अहम दिन पर उसको आयत के साथ होना चाहिए, अपनी बीवी के साथ। शजर का लहजा हमवार और पुरसुकून था। मोहद ने जख्मी नजरों से उसे देखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जी, मैं जा ही रहा था, वो आहिस्ता से बोला और उनकी नजर से दूर हो गया। तुम बहुत खूबसूरत सोच और दिल की मालिक हो शजर, मुझे यकीन है और मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की मुकम्मल और भरपूर खुशियां मिलें, युशरा ने कहते हुए कुर्सी संभाली थी। वाकई युशरा, मैं शजर को एक लाउबाली, खलंडरी, लापरवाह किस्म की लड़की समझती थी, मगर ये बहुत बहादुर, मजबूत और एहसास है, और साथ साथ मामला फहम भी। जो लोग दिल के सच्चे और खड़े होते हैं, उनकी राह में भले कितने ही कांटे क्यों ना हो, उनकी मंजिल बहुत रोशन और खूबसूरत होती है। मोमना ने भी पूरे खलूस से कहा। आप दोनों खुद भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपकी सोच भी दूसरों के हवाले से वैसी ही है। शजर फीका सा मुस्कुराई। हेलो हेलो, शजर के पसंदीदा पकोड़ों और इमली की चटनी के साथ फजर हाजिर है। दूर से ही फजर ट्रे संभालती बोलती हुई आ रही थी। वो तीनों मुस्कुरा दी। मोमना, युशरा, फजर और शजर इकट्ठे आयत के पास आई थी। एक लम्हे को उसको देखकर आयत का चेहरा स्याह पड़ गया, मगर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया था। शुक्र है तुम लोगों की शक्ल तो देखने को मिली, वरना दुल्हन मैं हूँ और प्रोटोकॉल किसी और को दिया जा रहा है। अपनी फूलन को वो जुबान पर आने से रोक ना सकी थी। ऐसी कोई बात नहीं है आयत, दरअसल अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, हम लोग वहीं थे। शादी की बहुत मुबारक हो आयत, मैं आना चाह रही थी वलीमे पर, मगर तबीयत बेहतर नहीं थी। यकीनन दुल्हन बनकर तुम बहुत खूबसूरत लग रही होगी। शजर ने एक बार फिर दिल बुरा किया। खैर मुबारक, अल्लाह नजरे बद से बचाए। तुम सुनाओ, क्या चक्कर था? तुम क्यों गई? और गई भी तो थी तो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद के बंदे के साथ, और जिंदगी भी गुजारती ना। वापस क्यों आ गई? क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? इस वक्त तो बड़े बड़े दावे करके कहा था, आयत ने तंजन कहा। ऐसी कोई बात नहीं आयत, वो एक गलत फहमी के बायस होने वाला हादसा था बस। हमने फैसला किया है, अब इस घर में ये जिक्र नहीं होगा। नागवार यादों को खुरचने से सिर्फ जख्म ही तो ताजा होते हैं, युशरा ने संजीदगी से कहा। जी वो तो ठीक है, मगर ये खतूत और तहाइफ का सिलसिला काफी अरसे से जारी था, तो उसकी रोशनी में अगर सब ने ये सोचा तो किसी का कसूर तो नहीं है। फिर ये फैसला भी तो उसी बुनियाद पर किया गया है। अब तो अल्लाह जानता है, या फिर शजर ही जानती है, कि उसकी नादानी थी या दिल लगी। वो उसी बात को ही सब पर ठोंसने पर मसर थी, जो उससे पहले ताया जान और ताई जान के दिमाग में डाल दी थी। आयत, हमें शजर पर एतबार है, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। फिर ये एक साजिश और शरारत भी तो हो सकती है किसी की। युशरा का लहजा नागवारी लिए हुए था। साजिशें और मंसूबे तो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की जाती हैं युशरा, जबकि शजर एक आम सी लड़की है, और वैसे भी गैर जानिबदारी किसी भी मामले में हो, मामलात और घर हस्ती को खराब करती है। मुझे अब ना शजर से मतलब है ना उसके अगवा से। मैं बस ये चाहती हूँ कि मोहत के सामने ये हमदर्दी के राग हर वक्त ना अलापे जाएं, और जिस तरह उसकी गलतियों पर हर छोटा बड़ा पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, मेरा भी घर बनाने और बसाने में दिलचस्पी का मुजाहिरा किया जाए। मेरा क्या कसूर? सिर्फ इतना कि मैंने इस खानदान की इज्जत की डूबती नाव को सहारा दिया, इस वक्त जब ये सब कुछ भूलकर उस शख्स के पीछे चली गई थी। हर कोई उसके पीछे लगा हुआ है, उसका दिल रखा जा रहा है, तसल्लियां दिलासे दिए जा रहे हैं। मेरा साथ कौन देगा? उसने जब्त का दामन हाथ से छोड़ा तो शजर ने आयत के उस जारहाना रवैये पर हरासा नजरों से सबकी तरफ देखा और फिर खड़ी हो गई। मैं अम्मा जी के पास जा रही हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। शादी के बाद घर बनाना और बसाने की जिम्मेदारी औरत के सर होती है। तुम्हारे सामने इस वक्त सारे हालात थे, अगर इनकार करना था तो उस वक्त करती। अब शजर को ताने तशने देकर अपनी और दूसरों की जिंदगी मुश्किल मत करो। तुम इन दोनों की दिली हालत, जज्बात और रिश्ते सबसे वाकिफ थी और इनकार का हक भी रखती थी। अब इस हकीकत को पूरी तरह कबूल कर लो। अब ये तुम पर मुनहसिर है, तुम हालात और मोहत को अपने हक में कैसे करती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आइंदा शजर को किसी भी गुजरी बात का हवाला नहीं दोगी। युशरा ये सब कहकर खड़ी हुई, उनके साथ मोमना और फजर भी। युशरा ठीक कह रही है आयत, जो हालातों वाकयात गुजरते हैं, इनमें शजर ने समझदारी और बड़ेपन का मुजाहिरा किया है। ऐसे तुम्हारा रवैया बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। फजर ने भी कहा। मोमना अलबत्ता खामोश रही, मगर उसकी नजरें और चेहरे के साथ तासुरात बता रहे थे कि वो भी इन दोनों से मुत्तफिक है। उसके बाद वो तीनों कमरे से बाहर निकल गई थी।
आ गई बड़ी इस बीबी की हमायती बनकर, सब की सब। मैंने बड़ी मुश्किल से मोहत को पाया है, अब किसी को ये रिश्ता खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी, वो बुड़बुड़ाकर जहर खुंद लहजे में बोली थी।